जय हिंद एवरीवन। वर्चुअल कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे बीएड प्रैक्टिकल यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ सेमेस्टर 1 में जो प्रैक्टिकल कराया जाता है एक्सपेरिमेंट नंबर 1, जिसका नाम है मेमोराइजेशन बाय पेयर्ड एसोसिएशन मेथड। इसके अंदर पहले आता है थियोरेटिकल एस्पेक्ट्स। थियोरेटिकल एस्पेक्ट में definition of memory according to scientist, type of memory, फिर उसके बाद शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, फिर मेमोरी के लॉज क्या हैं, फिर मेमोरी के लॉज जितने कंसंट्रेशन, रिपीटिशन, एसोसिएशन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेमोरी, फिर फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग, फिर उसके बाद आता है फॉरगेटिंग। फॉरगेटिंग के क्या टाइप्स हैं, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसके कॉजेस क्या हैं, फिर उसके बाद लैक ऑफ इंटरेस्ट, मतलब ये जो भी उसके टाइप्स है, इनके बारे में आपको पता होना जरूरी है। फिर सजेशंस टू डिक्रीज फॉरगेटिंग, क्या आपके सजेशन है या फिर सॉरी जो थ्योरी में सजेशंस होते हैं उनके क्या क्या सजेशंस हैं, क्या क्या आइडियाज, क्या क्या यूजेस कर सकते हैं या फिर क्या क्या प्रैक्टिसेस कर सकते हैं जिससे फॉरगेटिंग कम हो। देन उसके बाद हम पहुंचते हैं एक्सपेरिमेंट नंबर 1, जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स। इसमें हमें क्या क्या लिखना है, इसमें सबसे पहले देखना है हमें एक्सपेरिमेंट नंबर 1 है हमारा नेम ऑफ द एक्सपेरिमेंट, मेमोराइजेशन बाय पेयर्ड एसोसिएशन मेथड। ये मेरा पहला वीडियो है। टू स्टडी द प्रोसेस ऑफ मेमोराइजेशन बाय पेयर्ड एसोसिएशन मेथड। हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास आगे मैं आपको बताऊंगा कि एक कार्ड होता है जिसपे 2 वर्ड लिखे होते हैं और उसके उसी कार्ड के पीछे उसका पहला वर्ड, जिसको बोलते हैं स्टिमुलस वर्ड, वो लिखा होता है। हम पहले उसको ये दिखाते हैं, फिर बाद में उसको ये दिखा के पूछते हैं कि उसके साथ वाला पेयर्ड वर्ड क्या था। तो इसमें यही है, टू स्टडी द प्रोसेस ऑफ मेमोराइजेशन बाय पेयर्ड एसोसिएशन मेथड। दूसरा ऑब्जेक्टिव इसका है टू स्टडी द डिफरेंस इन मेमोराइजेशन ऑफ मीनिंगफुल एंड मीनिंगलेस वर्ड। यहाँ पे ऐसे 16 कार्ड होते हैं मीनिंगफुल के लिए और 16 कार्ड होते हैं मीनिंगलेस के लिए। फिर उसके बाद तीसरा ऑब्जेक्टिव इसका है टू ड्रॉ memory curve for meaningful and meaningless word। ओके, फिर उसके बाद थर्ड है डिस्क्रिप्शन ऑफ सब्जेक्ट। हमें पूरे सब्जेक्ट की डिस्क्रिप्शन देनी है, नेम, एज, जेंडर, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। हमेशा ध्यान देना ये नॉर्मल होना चाहिए, बाकी ये आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अलग अलग हो सकता है, बट ये हर सब्जेक्ट के लिए इसको इम्पोर्टेंट फैक्टर है, ये सही होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए, मस्ट बी नॉर्मल। नेक्स्ट है डिस्क्रिप्शन ऑफ एक्सपेरिमेंटल, जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है, जैसे हम माई सेल्फ, नेम, एज, जेंडर, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। फिर उसके बाद आता है डिस्क्रिप्शन ऑफ एक्सपेरिमेंट, क्या डेट थी, टाइम थी, मेरी मिस्टेक है, आप लोग मिस्टेक नहीं करेंगे। प्लेस क्या था, प्लेस में हमेशा साइकोलॉजी लैब लिखना है, ये भी इम्पोर्टेंट है। जो चीज़ें नहीं चेंज हुई वो मैं मार्क कर दूंगा, आप लोग उसको ध्यान देंगे, वो एज इट इज रहेंगी, बाकी चीज़ें आप चेंज हो सकती हैं। नेक्स्ट, मटेरियल रिक्वायर्ड। मटेरियल रिक्वायर्ड में आपको पता है कि 16 मीनिंगफुल वर्ड पेयर फ्लैश कार्ड, जैसे मैं आगे आपको दिखाऊंगा कि फ्लैश कार्ड कैसे होते हैं। 16 पेयर उनके होंगे मीनिंगफुल के और 16 होंगे मीनिंगलेस के। और ग्राफ पेपर होगा ग्राफ बनाने के लिए, पेन, पेंसिल, स्टॉप वॉच, व्हाइट चार्ट पेपर एक्सेट्रा। प्राइमरी प्रिपरेशन क्या होती है, प्राइमरी प्रिपरेशन में आप लोग क्या लिखेंगे, इसमें सबसे पहले लिखेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमें 16 कार्ड लेने हैं, इनके साइज 7/4 इंचेस होने चाहिए, ठीक है। वर प्रिपेयर्ड एंड देन अरेंज इन अ कार्ड इन अ प्रॉपर वे सीक्वेंस। ओके, यहाँ पे मेरी थोड़ी मिस्टेक है, उनको प्रॉपर अरेंज करके रखना है प्रॉपर सीक्वेंसिंग में। फिर उसके बाद आता है प्रॉपर सीटिंग अरेंजमेंट होना चाहिए। फिर उसके बाद है वर्किंग स्टॉप वॉच होनी चाहिए, जो हर 2 सेकंड के लिए सेट होगी, 2 सेकंड आपको दिखाना है उस कार्ड को, फिर उसके बाद हटा लेना है, नेक्स्ट चेंज कर देना है ऐसे। फिर उसके बाद है प्रॉपर लाइटनिंग एंड वेंटिलेशन, प्रॉपर एम्बियंस होना चाहिए आपके साइकोलॉजी लैब में। उसके बाद उसका है कि ऑल द मटेरियल रिक्वायर्ड, जो भी मटेरियल चाहिए
या कि जैसे स्टॉप वॉच हो गया, ग्राफ पेपर हो गया, पेन पेंसिल और कार्ड्स, ये प्रॉपर अरेंज करके प्रॉपर मैनर में रखा होना चाहिए। ये प्रोसीजर के स्टेप्स हैं। एक्सपेरिमेंट शुड बी डन इन अ साइलेंट एनवायरनमेंट। हाँ वही प्रॉपर एम्बियंस के लिए लिखा हुआ है। कंफर्टेबल, इजी वे, इजी सीटिंग होनी चाहिए, इजी कन्वर्सेशन होना चाहिए। प्रिकॉशंस क्या है कि प्रिकॉशंस टेकन बिफोर एक्सपेरिमेंट। यहाँ पे प्रिकॉशन के अंदर तीन बार लिखते हैं। एक बार लिखते हैं बिफोर, बिफोर प्रिकॉशन, फिर एक बार लिखते हैं ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट, फिर एक बार लिखते हैं आफ्टर। ठीक है, तो ये तीन लिखना जरूरी है। तो कुछ बिफोर के लिए क्या है, सब्जेक्ट शुड बी मेंटली प्रिपेयर फॉर द एक्सपेरिमेंट। तो उसके बाद वर्ड शुड बी बोल्ड एंड क्लियरली रिटन ऑन द कार्ड्स। आपके जो कार्ड पे वर्ड लिखा होगा वो क्लियरली मेंशन होगा, मतलब कैपिटल लेटर का यूज करेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। तो उसके बाद द कार्ड शुड बी शोन टू द सब्जेक्ट ओनली। सिर्फ सब्जेक्ट को कार्ड दिखाना है। नेक्स्ट है द वर्ड शुड नॉट बी रिलेटेड इन मीनिंग। आपको जैसे कोई चीज मैंने ऐसे लिखा, इसका कोई मैंने वर्ड लिखा, टेबल लिख दिया सपोज, कॉमन। टेबल के बगल में मैंने लिख दिया चेयर, तो ये गलत है, क्योंकि ये टेबल चेयर के साथ कुछ रिलेशन है। जैसे टेबल के साथ चेयर होती ही होती है। अब रॉक, रॉक का मैंगो से कोई रिलेशन नहीं है, डायरेक्ट रिलेशन नहीं होना चाहिए, ना ही कोई लॉजिक है। मैंगो रॉक, मैंगो में भी कुछ लोग बोल सकते हैं कि पेड़ से मैंगो तोड़ने के लिए रॉक खींच के आते हैं, तो ये भी एक रिलेशन हो सकता है। इसके लिए दूसरा वर्ड भी ले सकते हैं मैंगो का, स्काई, लेग। अब जैसे आपको ये वर्ड ढूंढने के लिए मैं ट्रिक बता दूंगा कि कैसे ये वर्ड्स पता करने हैं, या फिर कैसे हम लोग इसे डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे, कैसे सोच पाएंगे ये वर्ड्स कैसे बनाएंगे 16-16 पेयर। इसके लिए मैं आपको कुछ भी बातें बता दूंगा अभी। ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट में द रिस्पॉन्स ऑफ सब्जेक्ट शुड बी नोटेड केयरफुली। आपको ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट कौन कौन से प्रिकॉशंस लेने हैं कि जैसे उसका रिस्पॉन्स होगा, मतलब ट्रायल वन में सही कर रहा है गलत कर रहा है, वो आपको टेबल में बना के लेना है, उसको सही से लिखते रहना है। Card should not shown to the subject before beginning of experiment. एक्सपेरिमेंट स्टार्ट होने से पहले कार्ड को नहीं दिखाना है, सब्जेक्ट को पता नहीं होना चाहिए। Each card must be shown for 2 seconds and sequence followed in the first trial should be followed further. मतलब पहले ट्रायल में जैसे जिस सीक्वेंस में आपने दिखाया उसी सीक्वेंस में आप अगले ट्रायल में भी सेम सीक्वेंस में कार्ड को दिखाएंगे। उसके बाद है फ्रॉम द सब्जेक्ट वी विल नो विच एसोसिएशन ही मेड। और हमें ये ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट से जानना है कि भाई उसमें इन दोनों वर्ड्स को याद करने के लिए उसने कौन सी चीजें एसोसिएट कर, मतलब क्या चीजें उसने सोची कि उसने इस दिमाग अपने दिमाग में इस चीज को बैठा दिया कि भाई इस वर्ड ये वर्ड देखूंगा तो मैं इसके लिए ये रिस्पॉन्स करूंगा, या ये उसका स्टिमुलस या इसका पेयरिंग वर्ड है। आफ्टर एक्सपेरिमेंट क्या क्या है आपके प्रिकॉशन होना चाहिए। पहला तो इंट्रोस्पेक्शन रिपोर्ट आप इससे लेंगे अपने सब्जेक्ट से कि आप इस जो भी साइकोलॉजी प्रैक्टिकल हो या फिर जो भी आपके साथ हुआ ये प्रैक्टिकल, इसके बेसिस पे आप अपना रिव्यू दें या अपने सेल्फ सेल्फ एक्सपीरियंस लिखें। द मेमोरी लेवल कर्व ऑफ एप्लीकेशन शुड बी, यहाँ पे शुड बी नहीं होना चाहिए, बेसिकली ऐसे लिखते हैं कई सारे स्कूल में कॉलेज में होता है, मेरे कॉलेज में नहीं था, शुड भी नहीं लिख सकते। इसके लिए आप लिख सकते हैं इट इज, यहाँ पे लिख सकते हो शुड बी की जगह स्टार्टिंग में लिख सकते हो इट इज बी इंश्योर दैट करके आप लिख सकते हो। ठीक है, एंड ऑब्जर्वेशन टेबल should be prepared on the basis of response given by the method। यहाँ पे है ऊपर वाले में मैंने नहीं बताया, मेमोरी लेवल ऑफ कर्व ऑफ एप्लीकेशन शुड बी केयरफुली ड्रॉन। मेमोरी लेवल ड्रॉ करना है ग्राफ पे, वो भी आगे मैं दिखाऊंगा कैसे। एन ऑब्जर्वेशन टेबल शुड बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ रिस्पॉन्सेस। और ऑब्जर्वेशन टेबल जो भी रिस्पॉन्सेस दिया है उसके हिसाब से आपको बताना है। इंस्ट्रक्शंस आपको जो देने हैं वो
कि प्लीज बी सीटेड केयरफुली, उनको कंफर्टेबल की इंस्ट्रक्शन देने के आप सही से बैठे रहेंगे जब तक आपके साथ प्रैक्टिकल या एक्सपेरिमेंट नहीं हो जाता, या फिर जो भी मैं क्वेश्चन पूछूं उसके आप जवाब मुझे देते। यू विल बी शोन, उसको इनको बताना है सब्जेक्ट को कि आपको 16 कार्ड दिखाए जाएंगे, एक कुछ होंगे 16 मीनिंगफुल होंगे, पेयर्ड होंगे, और 16 मीनिंगलेस होंगे। फर्स्टली यू विल बी शोन वन साइड ऑफ द कार्ड, उनको बताएंगे कि पहले आप जो कार्ड होगा इसके पहले साइड पे दो वर्ड लिखे होंगे और इसके पीछे इसका पहला वर्ड लिखा होगा। तो आपको ये दिखाया जाएगा, बारी बारी करके 16 के 16 दिखा दिए जाएंगे। फिर मतलब एक एक 1 2 3 4 4 ऐसे करके 16 कार्ड से 16 कार्ड दिखाएंगे। फिर उसके बाद आपको उन कार्ड्स के बैक में फर्स्ट कार्ड कार्ड के जो दो वर्ड है उसमें फर्स्ट वाला वर्ड पीछे लिखा होगा, जिसको स्टिमुलस वर्ड बोलते हैं, जिससे आपको देखकर मेमोराइज करके ये बताना है सब्जेक्ट को कि उसके साथ में कौन सा वर्ड मैंने पेयरिंग में लिखा है। फिर उसके बाद ईच कार्ड विल बी शोन फॉर योर 2 सेकेंड्स, सिर्फ 2 सेकेंड के लिए दिखाना है। और have to learn you have to learn those meaningful words, pair words। फिर उसके बाद है after showing all 16 cards of meaningful paired card will be shuffled, then the reverse side of the card with the first word meaningful pair written on it and be shown to you। अब क्या करेंगे, जो हमारे पास टोटल 16 कार्ड्स हैं ऐसे ऐसे, इनको हम लोग शफल कर लेंगे एक दूसरे के ऐसे ऐसे ऊपर नीचे। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उस कार्ड्स को दिखाएंगे, उन कार्ड्स को हम अपने सब्जेक्ट को दिखाएंगे और बोलेंगे कि ट्राई टू मेमोराइज और रिवाइंड दैट पर्टिकुलर पेयर्ड वर्ड विथ दिस वर्ड। उसके बाद है you will have to recall the second word for the cards, experiment will be conducted till you given correct response of each। इसमें इन्होंने ये बताया कि आपको एक्सपेरिमेंट तब तक करते रहना है या इतने ट्रायल तब तक देते रहना है जब तक आप इन वर्ड्स के एसोसिएटेड वर्ड्स सही ना बता दो। 16 के 16 आपको करेक्ट बताने हैं, चाहे वो मीनिंगफुल के लिए हो या मीनिंगलेस के लिए हो। यू हैव टू बी ट्राई टू लर्न दोज पेयर वर्ड। हमें यही तो देखना है कि सब्जेक्ट की क्या मेमोराइजेशन एसोसिएशन या क्या मेमोराइजेशन कर्व है, तो उसको पूरा ही याद होना चाहिए, चाहे वो 4 ट्राई लगे, 5 लगे, 6 लगे, 10 लगे, 8 लगे, जो भी लगे। Then after the connection of meaningful paired word, same process for repeated as meaningless। जैसे ये तो मीनिंगफुल के लिए 16 बार आपने कर लिए, पहले 16 कार्ड दिखाए, फिर उनको शफल किया, फिर उसके बाद उसने देखा कि फर्स्ट वाले ट्रायल में पहले वाले को सही बताया, दूसरे वाले को सही बताया, तीसरे वाले को सही बताया, चौथे वाले को सही बताया, फिर उसके बाद पांचवे वाले को सही बताया, ऐसे करके देखेंगे ये गलत तो नहीं बताया, इसमें गलत बताया, फिर ट्रायल 2 लेंगे। ऐसे आगे मैं आपको टेबल में बताऊंगा। एक्चुअल प्रोसीजर क्या है, आफ्टर द सब्जेक्ट इज सीटेड कंफर्टेबली, 16 meaningful and meaningless paired word association words cards shown to the subject so that could memorize। पहले मीनिंगफुल के लिए करेंगे, फिर मीनिंगलेस के लिए करेंगे, एक साथ ही दिखाएंगे सारे। फिर उसके बाद है आफ्टर द stimulus word would be shown to the subject and take responses, राइट और रॉन्ग रिस्पॉन्सेज नोटेड। हमें रिस्पॉन्सेज नोट करने हैं स्टिमुलस वर्ड के शोन करने के बाद सब्जेक्ट का जो रिस्पॉन्स है या जितना टाइम लिया, जितने बार रिस्पॉन्स गलत किए सही किए, सारी चीजें नोट करनी है। द प्रोसीजर विल बी फॉलोड until subject give the correct response for both meaningful response for both meaningful and meaningless pair word, दोनों के लिए हमें सारे प्रोसीजर सेम फॉलो करने हैं और करेक्ट रिस्पॉन्स और रॉन्ग रिस्पॉन्स हमें नोट करते जाना है। ईच कार्ड शुड बी शोन फॉर 2 सेकेंड, हर कार्ड को सिर्फ 2 सेकेंड के लिए दिखाना है। ऑब्टेन रिस्पॉन्स नोटेड इन टेबल फॉर फर्दर कैलकुलेशन, और जो ऑप्शन जो हमें रिजल्ट मिलेगा या रिस्पॉन्स मिलेगा उसका एक टेबल बना के T1 T2 T3 ऐसे ऐसे करके, इधर सीरियल नंबर, फिर वर्ड
और उसके बाद पेयर वर्ड क्या था, फिर ऐसे ऐसे करके पहला गलत दूसरा सही, ऐसे ऐसे आगे टेबल में आपको दिखाया। देन आफ्टर द फाइनल रिजल्ट विल बी प्रेजेंटेड ऑन ग्राफ पेपर। फिर उसके बाद जो रिस्पॉन्स मिलेगा हमें, इसमें 14 सही, इसमें 13 सही, 3 गलत, 14 सही, 2 सही, दो दो गलत, ऐसे करके इसमें लास्ट में 16 सही 0, 16 सही 0। इसकी कंडीशन है कि आपको क्या बताता हूँ। नेक्स्ट आता है, हाँ ये रहा मीनिंग। मीनिंग लेस के लिए ऐसे ही करना है। मीनिंग लेस के लिए मैंने ऐसे ही फनी सा वर्ड लिया था, निम्रा तासला, आपने देखा होगा बाहुबली फिल्म में, वो जो भी यूज करता है निम्रा तासला ऐसे करके। तो इसका मैंने कोई मीनिंग नहीं निकाला, क्योंकि मीनिंगलेस के लिए मैंने ऐसे लिखते हैं, ऐसे फर्स्ट कार्ड, दूसरा कार्ड होगा, तीसरा, चौथा, ऐसे करके 16 कार्ड होने चाहिए मीनिंगलेस के। पहले कार्ड पे ऐसे लिखना है, वर्ड के बीच में थोड़ा सा गैप करके निम्रा टास्ला, या फिर जो आपका वर्ड होगा वो लिखना है। मीनिंगलेस वर्ड है। मीनिंगलेस वर्ड वो होते हैं जो इनकी एक्चुअल में कोई मीनिंग ना हो और ना एक दूसरे से कोई लॉजिक हो। और जो पहला वर्ड है, ये फ्रंट है, ये कार्ड का फ्रंट पार्ट है, और ये कार्ड का बैक पार्ट है। फ्रंट पार्ट पे जो पहला वर्ड है, बैक पैनल पे या बैक पोजीशन पे, वही लिखना है कार्ड के पीछे पहला वर्ड। और पहले वन वाइज करके 16 कार्ड्स, वन बाय वन करके हमें 16 के 16 कार्ड दिखा दे रहे हैं अपने सब्जेक्ट को। फिर उसके बाद जब हम कार्ड को शफल, आफ्टर शफल आफ्टर शफल कार्ड्स को, फिर हमें अपने सब्जेक्ट को ये कार्ड दिखाने हैं सब, बैक साइड उसका, कि इस पे कौन सा वर्ड लिखा है, तो इसका पेयर्ड वर्ड वो सब्जेक्ट से ये पूछना है कि टेस्ले उसने बताया, गलत बताया, सही बताया, कितनी बार भूला वो, ये सारी चीजें हमें नोट करनी है। ऐसे ही सेम चीजें नोट करनी है मीनिंग फुल के लिए भी, ग्लोब और पिलो। तो इसमें मीनिंगफुल में कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ग्लोब की भी मीनिंग है, और ग्लोब से वो लोग लिख देते हैं अर्थ। तो ये अर्थ नहीं होगा, क्यों? क्योंकि अर्थ और ग्लोब का एक छोटा सा रूप माना जाता है, नमूना माना जाता है, तो ये डायरेक्ट लिंक है। और यहाँ पे ग्लोब का पिलो से नो लिंक, नो लिंक, बट बोथ हैव मीनिंग इटसेल्फ। आपको यही बात, छोटी सी बात समझनी है कि अब जब भी पेयर वर्ड्स बनाते हो तो देखते हो कि गलती हो जाती है, कैसे कि पहले वाले वर्ड्स दूसरे वाले वर्ड्स में लिंक निकल जाता है। हमें इन दोनों के बीच में कोई लिंक नहीं बनाना है, ना ये लिंक होना चाहिए। ऐसे वर्ड ढूंढने हैं जिन दोनों के बीच में कोई लिंक ना हो, बट उनकी एक्चुअल में मीनिंग हो, उन्हीं को हम मीनिंगफुल बोल रहे हैं यहाँ पे। ठीक है। कुछ बच्चे इसको मीनिंगलेस समझ लेते हैं, बट ये मीनिंगफुल और मीनिंगलेस बिल्कुल ही मीनिंगलेस है, ना उसकी ये मीनिंग है, ना इसकी इसके दूसरे वर्ड की मीनिंग है, कोई मीनिंग नहीं है। और हमें ये ध्यान देना है कि ज्यादा से ज्यादा बड़ा वर्ड ना हो, चार से तीन, चार, पांच, इन्हीं पांच, इससे ज्यादा लेटर्स उसमें ना यूज हो रहा हो। तो इसमें यहाँ पे भी इन्होंने ऐसे ही लिखा, फर्स्ट वर्ड को लिखा है बैक पे कार्ड के, और ये फ्रंट है। नेक्स्ट आ, जब हम यहाँ पे ध्यान से देखेंगे कि जब हम ऑब्जर्व कर रहे होंगे या जब हम एक्सपेरिमेंट कर रहे होंगे, तब हमें ध्यान देना है कैसे दिखाना है। आप देख रहे हैं कि ये ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर, ये हमारा सब्जेक्ट है, और ये जो कार्ड है, पहले हम वन वाइज करके एक से लेके 1 to 16 सारे कार्ड दिखाएंगे उनको। फिर उसके बाद आफ्टर दैट कार्ड को शफल करेंगे। शफल करने के बाद फिर हम उसका स्टिमुलस वर्ड, मतलब बैक बैक ऑफ कार्ड, बैक कार्ड दिखाएंगे, ताकि वो रिस्पॉन्स करे, और उस रिस्पॉन्स को हमें टेबल शीट पे टेबल बना के उस पर नोट करेंगे, फर्स्ट ट्रायल, सेकेंड ट्रायल, थर्ड ट्रायल, जितने भी ट्रायल लगे हैं, जैसे ये है टेबल वन, रिप्रेजेंटेशन डेटा टेबल शोइंग। मीनिंगफुल के लिए भी सेम ऐसे ही टेबल बनानी है, सारे वर्ड लिख लेने हैं अप टू 16 वर्ड, फिर नीचे लिखना है नंबर ऑफ राइट रिस्पॉन्सेज, नंबर ऑफ रॉन्ग रिस्पॉन्सेज।
ट्रायल वन में उसने पहले वर्ड के आगे क्या रिस्पॉन्स किया, सही किया गलत किया बता पाए कि ऐसे करके 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 ट्रायल 6 तक जाके ध्यान देना है कि जो लास्ट के 2 या 3 ट्रायल हैं हमारे पूरे पूरे सही होने चाहिए, या पूरे पूरे उसने रिस्पॉन्सेस करेक्ट दिए होने चाहिए। ऐसा तभी जाके वो ट्रायल खत्म होता है, या तभी जाके वो माना जाता है कि मीनिंगफुल वर्ड उसको याद हो गए। और ये सारी चीजें ऐसे लिखनी है। फिर उसके बाद है मीनिंगलेस के लिए सेम चीज, सेम रूट फॉलो करना है मीनिंगलेस के लिए भी। मीनिंगलेस में बस ध्यान देना है कि इसमें वर्ड्स थोड़े से नए होते हैं या फिर बिल्कुल अननोन होते हैं, तो इसमें ट्रायल थोड़े ज्यादा लग सकते हैं। उसमें 6 लगे थे, इसमें मे बी 8 लग सकते हैं, मे बी 10 लग सकते हैं। बट लास्ट के 3 या लास्ट के 2 आपके पूरे सही होने चाहिए। और सारी चीजें ऐसे ही लिखी होंगी जो वर्ड्स जैसे ऐसे, और फिर उसके बाद नीचे राइट रिस्पॉन्स रॉन्ग रिस्पॉन्स। फिर उसके बाद नेक्स्ट है दोनों ग्राफ का सबसे इंपॉर्टेंट ये है, इसी के बेसिस पे हम टेबल बनाते हैं, सॉरी ग्राफ बनाते हैं। कंपेरेटिव टेबल फॉर मीनिंगफुल एंड मीनिंगलेस ग्राफ। मीनिंगलेस नंबर ऑफ ट्रायल्स में T1 से लेके T9 तक लिख लेंगे, क्योंकि हमारे पास T7 तक ही है, या फिर T7 तक नहीं है, T6 तक ही है मीनिंगफुल के लिए। तो यहाँ तक इसका लिखेंगे, बाकी नीचे का ब्लैंक छोड़ देंगे फिर। और मीनिंगलेस होना चाहिए। मीनिंगलेस के लिए ये पूरा T10 तक जो भी ऑब्जर्वेशन या फिर जो भी डेटा हमारे पास वो फिल कर देंगे। फिर उसके बाद है दोनों के कंपेरेटिव ग्राफ बनाने हैं। और इस चीज का ध्यान रखना है कि क्या आप अपने अकॉर्डिंग ले रहे हो, या फिर इसके अकॉर्डिंग ले सकते हो कि 1 ट्रायल 1 सेंटीमीटर, मतलब 1 ट्रायल, 1 ट्रायल है, नंबर ऑफ ट्रायल नीचे, नंबर ऑफ राइट रिस्पॉन्स ऊपर, कि कितने रिस्पॉन्स सही किए, 1 2 3, क्योंकि 16 रिस्पॉन्सेज है। और फर्स्ट ट्रायल में एक 1 सेंटीमीटर को मान रहा है कि एक ट्रायल है, तो ये हमारा बन गया कि 1 ट्रायल 1 सेंटीमीटर, ये हमारी स्केलिंग है। स्केल वो वाई एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर किसको ले रहे हैं, वो एक रिस्पॉन्स को ले रहा है। तो ये हमारा ग्राफ बन गया। ये भी ऐसे नोट डिनोट करना है कि मीनिंगफुल के लिए कौन सी लाइन रिप्रेजेंट करिए, डॉट वाली, सॉरी कंटिन्यूअस लाइन, और मीनिंगलेस के लिए डॉटेड लाइन। फिर उसके बाद है, यहाँ तक मेन था। उसके बाद आपको ध्यान देना है कि इंट्रोस्पेक्शन जरूर लेना है। इंट्रोस्पेक्शन रिपोर्ट आपको सब्जेक्ट से लिखवानी ही लिखवानी है। बिना इंट्रोस्पेक्शन में सब्जेक्ट लिखेगा कि उसको क्या एक्सपेरिमेंट के साथ उसने क्या क्या फील किया, या क्या चेंजेस आए, या फिर कैसे वो मेमोराइज करता है, जो भी चीजें उसके मन में होगी वो लिख सकता है एक ब्लैंक पेज पे। फिर उसके बाद आपको रिजल्ट में मैंने थोड़ा ज़्यादा लिख दिया था। रिजल्ट में सिर्फ इतना ही लिखना है कि उसने कैसे एक्सपेरिमेंट को किया, या फिर कैसे उसको कौन से वर्ड जल्दी याद हुए, कौन से देर में याद हुए, बस। इंटरप्रिटेशन में इंटरप्रिटेशन ऑफ मीनिंगफुल वर्ड इंटरप्रिटेशन में भी मैंने थोड़ी सी मिस्टेक करी कि मैंने पहले एक्सप्लेनेशन दे दिया, और बाद में मैंने ट्रायल 1 में कितने सही हुए, ट्रायल 2 में कितने सही हुए, वो सब लिखा। हालांकि इसको एक साथ लिखना चाहिए। यहाँ पे ट्रायल 1 ट्रायल 2 ट्रायल 3 ट्रायल 4 ट्रायल 5। फिर उसके बाद है मीनिंगलेस के लिए सेम। फिर उसके बाद है मीनिंगलेस में ट्रायल 1 ट्रायल 2। उसके अंदर और थोड़ी डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं कि इसने पहले जैसे हियर वन वनली करेक्टेड रिस्पॉन्स एंड अदर्स आर रॉन्ग, या ऐसे लिख सकते हैं कि इसने पहले ही क्यों सही किया, उसके क्या, उसके साथ क्या उसने एसोसिएशन लगाया, ये सारी चीजें लिखनी थी हमको, लेकिन मैंने शॉर्ट में लिखा है। फिर उसके बाद कंक्लूजन ऑफ रिजल्ट नहीं लिखना। कंक्लूजन में क्या क्या है, कैसे कैसे उसने फास्टर कौन से वर्ड्स को जल्दी याद कर लिया, मीनिंगफुल मीनिंगलेस, ये सारी चीज लिखनी है। फिर एजुकेशनल इम्प्लीकेशन में लिखना है कि इसका क्या क्या फायदा है, इस एक्सपेरिमेंट को करने से क्या होगा, टीचर को क्या पता चलेगा, स्टूडेंट को या सब्जेक्ट को क्या होगा। तो टीचर नो इजली अबाउट द इंडिविजुअल्स डिफरेंस पता करने के लिए, मेमोराइजेशन टेक्निक या इंडिविजुअल की मेमोराइजेशन पावर क्या है वो पता करने के लिए, और मेंटल कैपेसिटी पता करने के लिए, स्किल्स एसोसिएट कौन सी स्किल लगा रहा है वर्ड को एसोसिएट करने के लिए, वो इंक्रीज रिमेम्बरिंग पावर इंक्रीज करने के लिए हो सकता है। फिर लास्ट में लिखना है रेफरेंसेस, यहाँ से कम 2 3 रेफरेंसेस लिखना है। थैंक यू सो मच।